प्रशस्ति पत्र। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की पहचान एक कुशल राजनीतिक, शिक्षक, शोधकर्ता और विचारक के रूप में है। वर्तमान में डॉक्टर त्रिवेदी राज्यसभा सांसद के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका जन्म लखनऊ में हुआ और आपकी विद्यालयी शिक्षा भी लखनऊ में संपन्न हुई। आप सन 1991 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से बीटेक की स्नातक उपाधि प्राप्त की तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से वर्ष 2006 में प्राप्त की। बट उनका कार्यस्थल और कार्य का प्लेस आईआईटी कानपुर रहा। आपने कई विश्वविद्यालयों में शिक्षक के रूप में सेवाएं प्रदान की। आपको माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना सलाहकार के रूप में तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार के रूप में सबसे कम आयु में दोनों दायित्व निभाने का गौरव प्राप्त हुआ। डॉक्टर त्रिवेदी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य हैं, जिसमें मुख्यतः लोक लेखा समिति, रक्षा संबंधी स्थायी समिति, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति, इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा युवा एवं खेल मंत्रालय की सलाहकार समिति में आपको केंद्र सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया गया। आप दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्य होने के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति के भी सदस्य रहे। आपको राजनीति, संस्कृति, उभरते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ही योग एवं दर्शन के विषयों पर विचार व्यक्त करने के लिए अमेरिका, जापान, चीन, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस एवं कतर सहित अनेक देशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया। आपको अमेरिकन काउंसिल फॉर यंग पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा तथा इंडिया फाउंडेशन टोक्यो द्वारा 2008 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल कमेटी द्वारा वर्ष 2011 में तथा सिंगापुर सरकार द्वारा वर्ष 2014 में भारत की तरफ से यंग पॉलिटिकल लीडर के रूप में आमंत्रित किया गया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी अमेरिका एवं चीन में द्वारा आयोजित यंग पॉलिटिकल लीडर प्रोग्राम में आमंत्रित किए जाने वाले दुर्लभ युवा नेताओं में से एक है। आप अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, योग एवं भारतीय संस्कृति से संबंधित विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। शिक्षा, शोध, विज्ञान एवं तकनीक और राजनीति में अपने असीमित ज्ञान एवं दृढ़ता से भारत में उच्च शिक्षा को वैश्विक पटल पर लाने का कार्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को शिक्षा एवं विज्ञान के क्षेत्र उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि ऑनरिस क्वाजा प्रदान करते हुए गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। महोदया, मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को प्रस्तुत कर रहा हूं। विश्वविद्यालय की अनुशंसा है कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को मानद उपाधि से विभूषित किया जाए, अतः मेरी प्रार्थना है कि इन्हें मानद उपाधि से अलंकृत करने की कृपा करें। आप लोग भी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद द्वारा प्राप्त अधिकार से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि में प्रविष्ट करती हूँ। विश्वविद्यालय आपको मानद उपाधि से अलंकृत करते हुए गौरव अनुभव कर रहा है। एक बार और स्वागत। शॉल उड़ाने के साथ में समस्त महानुभावों से अनुरोध कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें तथा कुलपति जी से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को दीक्षांत भाषण हेतु आमंत्रित करने का अनुरोध। मैं
दीक्षांत भाषण हेतु डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी माननीय सांसद राज्यसभा को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल एवं इस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जिनके कुलाधिपत्व में विश्वविद्यालयों को एक नई ऊर्जा तो प्राप्त होती ही है, परंतु जिन्होंने कुछ नए अभिनव प्रयोग, जैसे अभी आपने कुलपति जी के उद्बोधन में सुना कि विश्वविद्यालय अपने सामाजिक सरोकारों का भी निर्वहन कर सकें, तो चाहे आंगनबाड़ी से जोड़ना हो, आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों से जोड़ना हो, दिव्यांग बच्चों से जोड़ना हो, इस ढंग के अभिनव प्रयोग करने के जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करे हैं, मेरे विचार से उस हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय कृतकृत्य अनुभव करते हैं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया भारत की राजनीति में भी एक अलग अद्भुत स्थान रखती हैं। क्यों? आपको सभी को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत की राजनीति में जो स्थान और जो मुकाम हासिल किया है, जब वो मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद त्याग कर और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आए, तो आप सोचिए कि उस स्थान के वैक्यूम को भरने का सामर्थ्य किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकता था। तो गुजरात की मुख्यमंत्री के रूप में वह गौरवशाली कार्य भी उन्हीं के द्वारा संपादित हुआ। इस दृष्टि से उनकी एक विलक्षण स्थिति है। विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे पुराने मित्र डॉक्टर विनय पाठक जी, जब हम लोग IIT में PhD के दौरान आते थे तो उस समय हमारे गाइड यहाँ के निदेशक ही थे, तो उस समय संपर्क में लगातार रहते थे। उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री शिक्षा श्रीमती नीलिमा कटियार जी, यहाँ के कुल सचिव अनिल यादव जी, मैं सर्वप्रथम तो कानपुर की इस धरती पर, जहां से कुछ ही दूर इसी क्षेत्र में वह बिठूर है जिसे ब्रह्मावर्त भी कहते हैं, जहां से मान्यता है कि वाल्मीकि जी का आश्रम था, और वहीं जहां 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के ताने बाने का सारा सूत्रपात हुआ था, इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के समय उस धरती को भी नमन करता हूं। और उसके बाद यहां पर विकास का एक नया स्वरूप खड़ा ही हो रहा था। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते थे, परंतु कुछ बाएं हाथ का खेल ऐसा हुआ कि वो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट पीछे चला गया। परंतु आप आश्वस्त रहिए, वो लेफ्ट से जो कुछ भी हुआ होगा, कल प्रधानमंत्री जी ने जो जो बातें यहां बताई हैं, नाउ द थिंग्स आर इन राइट डायरेक्शन एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट कानपुर विल रेस्टोर इट्स प्रीवियस ग्लोरी। पुराना वैभव भी प्राप्त होगा और गौरव भी प्राप्त होगा। यह वो धरती है जहां गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ साथ हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का संबंध रहा। तो मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी यहां से एक अलग प्रकार का लगाव अनुभव होता है। हम सब यहां आज दीक्षांत समारोह में आए हैं। कभी आपने ध्यान दिया कि कन्वोकेशन को हिंदी में दीक्षांत समारोह कहते हैं, जबकि कहा जाता है कि आदमी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आ रहा है, तो शिक्षांत समारोह होना चाहिए। दीक्षांत समारोह क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की परंपरा में शिक्षा का महत्व नहीं है, क्योंकि शिक्षा का कभी अंत नहीं होता, सीखते रहिए आप। महत्व दीक्षा का है क्योंकि शिक्षा तो आपके मस्तिष्क और बुद्धि का विकास करती है और दीक्षा आपकी चेतना का विकास करती है। इसीलिए आप सब ने सुना होगा कि हमारे यहां क्या कहा जाता है, किस गुरु से दीक्षा ली, किस गुरु से शिक्षा ली नहीं। शिक्षा तो कोई पुस्तक खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, आज के जमाने में नेट पे जाके पढ़ लीजिए। मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं,
मुझे मान लीजिए इतिहास में रुचि हुई, कुछ किताबें पढ़ ली, आपको अर्थशास्त्र में रुचि हो जाए, 30, 40, 50 किताबें पढ़ लीजिए, आप विद्वान हो जाएंगे। परंतु दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए कल प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना है पर रोबोट नहीं बनना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें ज्ञान का संचय भी करना है और चेतना का विकास भी करना है। और जो दीक्षा और शिक्षा में अंतर क्या होता है, मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं। 1930 का दशक, 30 और 40 का दशक, भारत दुनिया के सबसे अशिक्षित देशों में से एक था। हमारी साक्षरता दर 1931 की जनगणना के अनुसार 8% थी और उत्तर प्रदेश की 7% थी। हम पॉलिटिकली सब्जुगेटेड थे, गुलाम थे, इकोनॉमिकली सबसे लोएस्ट लेवल पे थे। और उसी समय जर्मनी दुनिया के सबसे शिक्षित देशों में से एक था। जिस अनुपात में यहां ग्रेजुएट नहीं होते थे, उस अनुपात में वहां पीएचडी वाले होते थे। अत्यंत शक्तिशाली देश था, उसकी आर्मी बहुत मजबूत थी, इकोनॉमिकली एडवांस था। बट उस अशिक्षित, निर्धन और राजनीतिक दृष्टि से दबे हुए भारत ने दुनिया को उस 30 और 40 के दशक में महात्मा गांधी दिए और उस शिक्षित समृद्ध जर्मनी ने हिटलर दिया। क्यों? हम शिक्षित कम थे पर दीक्षित अधिक थे। उस दीक्षा के अंतर की वजह से वो परिवर्तन आया। और आज भी अगर आप देखें, अगर आपके शिक्षा के संस्कार यानी दीक्षा उचित नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल हो जाए, वो यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है तो वो याकूब मेनन बन सकता है, वो डॉक्टर होने के बाद अफजल गुरु बन सकता है, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन जहाजों को चलाने की क्षमता रखने वाले पायलट के बनने के बाद भी 9/11 करने वाला खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा बन सकता है। इसीलिए यह बात कही गई है कि हमारे लिए चेतना का विकास, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है और इसीलिए इस विश्वविद्यालयों में आने की आवश्यकता है जो आपकी कॉन्शियसनेस को एक नए लेवल पे ले जाते हैं। और ये हम जाते कैसे हैं? मैं एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और मानवाधिकार का विषय बहुत ज्यादा उठने लगा, तो उस समय यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट कमीशन बना, ह्यूमन राइट चार्टर। तो दुनिया के जितने बड़े बड़े महापुरुष थे, सबको एक एक चिट्ठी लिखी गई कि आपके हिसाब से कौन से 2, 4, 5, 7, 8, 10 ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं जो कि इसलिए जरूरी है कि सबके ह्यूमन राइट इंश्योर हो सके, क्योंकि ज्यूज का होलोकॉस्ट हुआ था उस समय। ऐसा नहीं कि मेरे जीने का अधिकार दूसरे की कीमत पे नहीं होना चाहिए। तो चिट्ठी महात्मा गांधी के पास भी आई, जूलियन हक्सले ने लिखी थी और महात्मा गांधी का जवाब सबसे अलग था। उन्होंने कहा, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी। शब्द को गौर करिएगा, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी दैट इफ यू वांट टू इंश्योर एंड एवरीबडीज ह्यूमन राइट, इन माई ओपिनियन देयर आर ओनली फंडामेंटल ड्यूटीज, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्यों? उनकी अशिक्षित परंतु विवेकशील मां ने कहा था। और यह विवेक कहां से आता है? आप देखिए, भारतीय समाज में परिवार से आता है। परिवार में मां बाप पहले बच्चे के प्रति कर्तव्य का पालन करते हैं, पहले अधिकार की अपेक्षा नहीं करते हैं। बच्चा मां बाप के प्रति कर्तव्य का पालन करता है, भाई बहन के प्रति कर्तव्य का पालन करता है, बहन भाई के प्रति कर्तव्य का पालन करता था, पति पत्नी सभी एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का पालन करते थे। और ये स्रोत महात्मा गांधी की माताजी को कहां से मिला? वो जो महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था, राम राज्य। सारी के सारी राम कथा में सिर्फ कर्तव्य ही है, वहीं से यह प्रेरणा मिलती है। और मैं इस संदर्भ में एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब आज हम बात करते हैं 21st सेंचुरी के आगे जाने की बात, जैसे अभी इस विश्वविद्यालय में बताया कुलपति जी ने कि डिजिटल लॉकर्स बनाए गए, डिजिटल ब्लॉकचेन्स बनी। अब एक इमर्जिंग इंडिया है 21st सेंचुरी का, जिसमें आप कहते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटर का दौर आ रहा है, स्पेस में नई टेक्नोलॉजीज का दौर आ रहा है। उसमें एक बार एक टीवी डिबेट में एक सज्जन ने हमसे कहा, यह 2014 से पहले की बात है, हमारी सरकार नहीं बनी थी। उन्होंने कहा कि टुडे आवर न्यू यंग जनरेशन थिंक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, मेकिंग इंडिया एन इकोनॉमिक सुपर पावर। हम नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली बढ़ने की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट राम मंदिर। हाउ डज राम मंदिर fits in the emerging economical superpower technologically advanced 21st century India?
अब बताइए, प्रश्न कठिन है ना। आप क्या कहेंगे? अरे नहीं, कोई बात नहीं, वो धर्म संस्कृति की बात है, परंपरा की बात है। परंतु ऐसा नहीं है। हम भारत को सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनाना चाहते, टेक्नोलॉजिकली एडवांस ही नहीं बनाना चाहते। तो बहुत से देश रह लिए छोटे छोटे, जापान, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाओ। आज आप में से पता हो सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किस देश की है दुनिया में? सिंगापुर। यानी टेक्निकली वो सबसे अमीर देश है, बट क्या वर्ल्ड लीडर है? नहीं। इफ यू वांट टू मेक इंडिया द वर्ल्ड लीडर, देन अदर देन दिस इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री माइट, हमें एक सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज को दुनिया के सामने रखना होगा, क्योंकि वही वैल्यूज इंस्पायर करती हैं, वही वैल्यूज आपको एक स्टेटस देती हैं। और एंटायर ह्यूमैनिटी जिन वैल्यूज को देख सकती है, वो वैल्यूज अगर किसी एक कैरेक्टर में हैं तो वो है भगवान राम। क्योंकि दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उन उदाहरणों से, जहां भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठता है, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठता है। उसके कंट्रास्ट में वो उदाहरण की भाई की खड़ाऊं रखी हुई शासन हो रहा है और पिता के कहने पे जंगल जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक था। इसलिए 21वीं सदी का महान भारत बगैर उसके बनना ही नहीं संभव था। और मैं एक और बात कह दूं, कई बार हम लोगों को इस विषय का जानकारी नहीं होती है, हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि राम रावण का युद्ध होता है तो रावण के 10 ही सिर क्यों थे, 5 या 15 क्यों नहीं? और 10 सिर थे तो एक सर कटता था, दूसरा काहे उगाता था? और तुरंत क्यों उगाता था? भगवान क्यों नहीं रोक पाते थे? ये कहानी नहीं है, ये एक गहरा दर्शन है, गहरी फिलॉसफी है। और अगर रावण के 10 सिर भी थे तो उसका नाम 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, दशोदर कुछ भी हो सकता था। दशानन क्यों है? 10 मुख वाला क्यों है? एक्चुअली में 10 की फिगर का अर्थ है कि हमारे शरीर के अंदर 10 इंद्रियां होती हैं। रावण हमारे शरीर की वह प्रवृत्ति है जो 10 इंद्रियों के खुले हुए मुख, यानी 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा का प्रतीक है। एक सर कटता था, दूसरा उगाता था। इसका अर्थ यह होता है कि यदि कोई आप एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। इसीलिए अब उसको कौन समाप्त करेगा? उसको समाप्त करेगा वह ईश्वर राम। राम शब्द का अर्थ है रमन्ते इति रामः, यानी वह तत्व जिसमें सारा का सारा ब्रह्मांड अवस्थित है, वह राम है। राम के पिता कौन है? दशरथ। जब 10 इंद्रियों को रथने की क्षमता आती है तो हृदय में वह तत्व पैदा होता है जो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को मारता है, तब जाके धर्म की स्थापना होती है। इसलिए यह समझने के लिए बेसिक बुद्धि जिनको नहीं होती है वो इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, जैसे फंडामेंटल कोर्स ना पढ़ा हो और एडवांस कोर्स के ऊपर टिप्पणी करने लगे, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ना पढ़ा हो और इंजीनियरिंग के बारे में व्याख्या करने लगे। उसी प्रकार के हमारे तमाम महानुभावों ने इसको व्याख्या की। और इसीलिए तुलसी ने लिखा कि ये क्या है? ये घटना के साथ इतिहास भी है। उन्होंने कहा, कहत परम पुनीत इतिहासा, श्रवण ही करत सकल भ्रम नाशा। इसको आप सुनिए, समझिए, सारा भ्रम नाश हो जाता था। इसलिए 21वीं सदी के महान भारत में यह आवश्यकता थी। अधिक समय न लेते हुए एक आध बिंदु की तरफ आपका और ध्यान आकर्षित करूंगा। जब मैंने कहा ना ये इस तरह की विषय लोगों को समझ नहीं पाते थे, एक पॉइंट और पॉइंट आउट कर दी। चूंकि हम यहां विश्वविद्यालय में है, कहा जाता है कि हमारे सब प्राचीन ग्रंथ थे वो श्रवण परंपरा में आते थे, बोलकर। चूंकि लिखना आता नहीं था लोगों को, इसलिए वो श्रवण परंपरा में चलते थे, सुन सुना के। ये बताइए, हमने नक्षत्रों तक की गणना कर ली और इतनी अप्रोप्रिएट गणना की कि आज तक हमारा पंचांग सही है, और हमें लिखना नहीं आता था। वास्तविकता यह है कि हमारी जो सामर्थ्य थी वो इतनी आगे हो चुकी थी कि वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। चूंकि जिन भाषाओं में मात्रा पाई नहीं होती, अब ये बताइए, छोटी ई और बड़ी ई आप लिख के समझा सकते हैं किसी को? बोल के ही समझा सकते हैं। इसीलिए हमारे यहां स्वर का महत्व था। हमारे यहां वैसी भाषाएं थीं जिनको कि आप एक रिदम में ही बोल सकते हैं। इसके लिए बोलने की आवश्यकता थी, सिर्फ और सिर्फ लिखने से नहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए शिव तांडव स्तोत्र में कहता है ना, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, आगे डमट 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 निदाद वट डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतो न शिवा शिवम। अब ये डमट 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 लिख के बता पाएंगे ना?
अब चूंकि वो उनको समझ में नहीं आता था, इसलिए उन्होंने कहा, जिन भाषाओं में मात्रा पाई होती नहीं थी तो उन्हें स्वर आरोह और अवरोह का ज्ञान नहीं था, इस कारण से उनके मन में बात आई। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण देता हूं। हम सब पढ़ते हैं कि जो प्लैनेट्स की बात हुई तो सबसे पहले प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स किसने खोजे? केपलर ने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है सबने पढ़ा होगा। 9 ग्रह सबसे पहले प्लैनेट बताए केपलर ने। ठीक है, अभी बताइए, पूजा के समय पढ़े हैं ना, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवंतु। ये केपलर बताएं, पंडित जी बताएं? और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि सुत मंगल को कहा गया। ये तो साइंस को अब पता चला कि एक थ्योरी है कि अर्थ से कभी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक टुकड़ा अलग हुआ, वो जाके मंगल बना, और भूमि सुत यानी भूमि का पुत्र मंगल को उसी जमाने में कहा जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक परिवर्तन की आवश्यकता है। इसीलिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई उसमें रिसर्च पर भी ध्यान दिया जाएगा, इंडियननेस पर भी ध्यान दिया जाएगा, और एक हर व्यक्ति को अलग अलग स्तर के ऊपर आगे जाने पर भी, जैसे अगर आप 1 साल का, पहले क्या होता था, 3 साल का ग्रेजुएशन है, अब किसी ने 2 साल किया और 1 साल नहीं कर पाया, उसका पूरा बेकार हो गया। तो अब ये है कि 1 साल किया तो सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल किया तो डिप्लोमा कोर्स, 3 साल किया तो डिग्री कोर्स, और 4 साल किया तो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। तो आपकी डिग्री कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और सबसे ऊपर एक एडवांस इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च का फाउंडेशन भी बनाने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने का निर्णय, टॉप की यूनिवर्सिटीज चुनी जाएंगी जो फॉरेन के साथ सीधे कोलैबोरेशन कर सकेंगी। इस प्रकार का प्रधानमंत्री जी ने एक नई शिक्षा व्यवस्था में लाने का प्रयास भी किया है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा था, कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है किसी चीज के ऊपर कि हम जो कर रहे हैं उसका आपस में कनेक्शन क्या है। उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछूं कि 21वीं सदी में अभी तक जो 21 साल गुजरे हैं, सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज कौन सी हुई है? वो है गॉड पार्टिकल, जो जुलाई 2012 में यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया, जिसका कि वास्तविक नाम है हिग्स बोसॉन। और उस हिग्स बोसॉन के 2 साइंटिस्टों के नाम पे है, इंग्लैंड के पीटर हिग्स और भारत के सत्येंद्रनाथ बोस। वहां से बोसॉन वर्ड लिया गया है। यानी अब 21वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज के ऊपर भारत के हस्ताक्षर दिखाई पड़ रहे हैं। और ज्यादा महत्वपूर्ण जानते क्या है? सन लेबोरेटरी के बारे में जिसने भी पढ़ा हो, आप उसकी लॉबी में जाइए तो वहां जानते क्या बने हैं? तांडव करते हुए भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति बनी है। क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक कार्ल सेगन ने कहा कि नाउ द साइंस इज कमिंग टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब आप यूं समझिए कि जिस क्षण आप इस बात का विचार करते हैं, कुछ लोगों को लगता होगा ना, अभी प्रधानमंत्री जी ने जब काशी में कॉरिडोर का, विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, तो जब आपका सर श्रद्धा से भगवान शंकर के आगे झुकता है तो श्रद्धा का वह बिंदु उत्तर में अमरनाथ से भी जुड़ जाता है, दक्षिण में रामेश्वरम से भी जुड़ता है, पश्चिम में सोमनाथ से भी जुड़ता है, पूर्व में मल्लिकार्जुन से भी जुड़ता है, नेपाल के काठमांडू से भी जुड़ता है, पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ता है, और यूरोप की सन लेबोरेटरी से भी जाके जुड़ता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की अखंड चेतना का विस्तार, व्याप इतना गहरा है कि उसे समझने के लिए एक अलग प्रकार की बुद्धि चाहिए। और इसलिए सन लेबोरेटरी का मैंने क्यों उल्लेख किया, उसमें गॉड पार्टिकल की बात कही। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसके पास पार्टिकल का ज्ञान भी है, जिसके पास गॉड का भी ज्ञान है। तो हम उन दोनों का रास्ता निकालने की क्षमता रखते हैं। इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहता हूं कि आप सब नया जीवन, नए स्वरूप में कदम रखने जा रहे हैं स्नातक की यह उपाधि लेकर, मगर ध्यान रखिए कि हमें उस नए भारत का निर्माण करना है। स्वतंत्रता का यह अमृत महोत्सव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब हम शताब्दी मनाएंगे 2047 में, तो भारत एक नए स्वरूप में आना चाहिए। आप ही वो पीढ़ी हैं, ये मिलेनियम जनरेशन, जो उस शताब्दी के समय भारत में महत्वपूर्ण स्थिति में होगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम,
टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, राष्ट्र को सब लोग भूले स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। इसलिए यह भी ध्यान रखिए कि हमें किस रूप में आगे बढ़ना है। स्वराज्य स्वतंत्रता 47 में मिली थी, स्व नहीं था, इसलिए वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। इसलिए अटल जी की इस पंक्ति से समाप्त करता हूं। स्वतंत्रता मिली है, 75वां वर्ष है, परंतु याद रखिए हमने बहुत कुछ प्राप्त भी किया है। स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद।